हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान को देखेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ। यह लेक्चर 2 है। इसका लेक्चर 1 मैंने अपलोड कर दिया हूँ। आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख लेना। अगर नहीं देखेंगे तो ये लेक्चर आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पदार्थ के बारे में बता दिया था। पदार्थ 3 प्रकार के होते थे: ठोस, द्रव, गैस। इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया हूँ। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। जो पदार्थ मैं कल बताया हूँ, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पानी, इसे थोड़ा इरेज कर दूँ कि आपको साफ दिखे। पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में मिलता है। जो पानी है, पदार्थ की पानी ही एक ऐसा पदार्थ है जो कि पदार्थ की तीनों अवस्था में मिलता है। जैसे ठोस जब पानी को ठंडे करेंगे तो वह ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, इसे ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। और द्रव, जब पानी पिघले, जबकि बर्फ़ पिघलेगा, गलेगा, तो वह पानी में बन जाएगा। और गैस, जब हम पानी को गर्म करेंगे तो वह वाष्प बन के उड़ जाएगा, उससे गैस होता है। तो ये देखिए वही दे रहा है कि गर्म करने पर बर्फ़ पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जिससे ये बता रहा है, ये देखिए बर्फ़ है, ये बर्फ़ है, ये बरनी होता है कि ये जो आग फेंकती है ना, वही बरनी है। ये इसकी थर्मामीटर लगाया है। तो ये देखिए बर्फ़ को गर्म करेगा तो इसमें पहले पानी निकलेगी, पानी होएगा, पानी से होने के बाद फिर भाप बनेगा। तो यही प्रोसेस बता रहा है। देखिए ये बता रहा है पानी तापमान में परिवर्तन। अब इसका दो तीन लाइन है जो कि है, जिसकी गलनांक, क्वथनांक, इसका हम सब देखेंगे। गलनांक, जिस ताप पर वायुमंडल दाब पर, जो ताप है वायुमंडल दाब से नापी जाती है। तो जिस ताप पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है उसे गलनांक कहते हैं। जो मतलब कि वायुमंडल दाब है उस पर द्रव पिघल कर द्रव बन जाए, मतलब ठोस जो है, ठोस पिघल कर द्रव बन जाए, तो उसको गलनांक कहते हैं। बर्फ़ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। 273.16 केल्विन। इसको सुविधा के लिए इसे 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन लेते हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तब बर्फ़ का तापमान नहीं बदलता है लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संघनन की ऊष्मा गुप्त तापमान को बढ़ाने नहीं देती है। इसका यह बता रहा है कि जो बर्फ़ पिघलता है, ये तो बर्फ़ है, जब पिघलता है तो इसका तापमान नहीं बदलता है। अगर हम इसको गर्म भी करेंगे ना तो भी इसका तापमान नहीं बदलेगा, क्योंकि जो गर्म करेंगे वो संघनन की गुप्त ऊष्मा, उसमें जो कि गर्म करेंगे तो ये ऊष्मा इसमें समा जाएगा और यह पिघलना जल्दी से पिघलने लगेगा। तो वही बोल रहा है, ये संघनन की गुप्त ऊष्मा, ये इसमें दिया है कि ये क्या होता है, संघनन की गुप्त ऊष्मा। तो चलिए देखते हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। वायुमंडल दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संघनन की ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री बर्फ के कणों की अतः 0 डिग्री बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री पर पानी के कणों से अधिक ऊष्मा होती है। तो अब चलिए क्वथनांक पढ़ते हैं। क्वथनांक
क्वथनांक वायुमंडल दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टिक गुण है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। जो 373 केल्विन होता है 100 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, तो 373 केल्विन होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, तो इसे वायुमंडल दाब पर 1 किलो द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प के बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब पानी को उबाला जाता है तो उसमें ताप में वृद्धि नहीं होती है, लगातार 100 डिग्री सेल्सियस ही रहती है, क्योंकि वाष्प की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ देती है। जो हम पानी को गरमाते हैं तो इसमें क्या होता है कि आकर्षण बल पानी में रहता है। ये पानी में आकर्षण बल रहता है। ये पानी है इतना डबल का, मान लीजिए ये पानी है और इसको हम गर्म करेंगे तो ये मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, और ज़्यादा ताप देंगे, ये मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस, और ज़्यादा इसको ताप देंगे तो ये मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से बेसी नहीं होगा। इसका जो आकर्षण बल है वह इसको तोड़ देगा और इसका 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, इससे बेसी नहीं जाएगा। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरे में बदला जा सकता है, जैसे कि नीचे दिए गए हैं। जैसे कि देखिए ये ठोस अवस्था है, ये देखिए ठोस अवस्था है। अगर ठोस अवस्था द्रव है, ये द्रव है। अगर द्रव अवस्था को शीतलन करेंगे, ठोस को शीतलन करेंगे तो द्रव बनेगा, और शीतलन पिघलाएंगे ना, उष्मा देंगे। ठोस को अगर हम उष्मा देंगे तो वह द्रव बनेगा, और द्रव को हम उष्मा देंगे तो यह गैस बनेगा। और गैस को हम शीतलन करेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे तो ये द्रव बनेगा, और द्रव को थोड़ा ठंडा करेंगे तो यह ठोस बन जाएगा। तो वही इसमें बताया है। अब चलिए आगे देखते हैं। ऊर्ध्वपातन के बारे में जानते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापिस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए पानी है, ये पानी है, नहीं ये पानी को अगर हम गर्म करेंगे पानी को, तो यह भाप में बदल जाएगा, भाप से उड़ जाएगा। और इसको हम ठंडा करेंगे, पानी को अगर हम ठंडा करेंगे तो यह बर्फ़ बन जाएगा। अगर ठंडा करेंगे तो यह बर्फ़ बन जाएगा। तो ऐसा कोई पदार्थ भी होता है जो कि बर्फ़ जो ठोस है, ये देखिए ठोस, अगर इसको हम गर्म करेंगे तो ये डायरेक्ट वाष्प में बदल जाएगा। अगर इसको हम गर्म करेंगे, इसको थोड़ा ताप देंगे तो यह डायरेक्ट वाष्प में बदल जाएगा। और जब वाष्प को हम ठंडा करेंगे तो यह डायरेक्ट ठोस में बदल जाएगा। तो उसी को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो
उदाहरण में देखिए, थोड़ा सा कपूर या एल्युमिनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर करके चीनी की प्याली में डालिए। देखिए, ये देखिए बता रहा है कि कैसे हो रहा है। इसका देखिए प्रयोगशाला में बता रहा है कि ये तरह होता है। जो कि कपूर होता है, कपूर को हम गर्म करेंगे, अगर इसको हम ताप देंगे तो ये हालांकि वह जल जाता है, मतलब कि जलने लगता है। अगर इसको हम चलाएंगे तो ये जलने लगता है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट वाष्प में बदल जाएगा। अगर वाष्प को हम ठंडा करेंगे तो वह ठोस में बदल जाएगा। तो ये देखिए उदाहरण में दे रहा है, इसका नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे पढ़ लेना। हालांकि मैंने सब कुछ समझा ही दिया हूँ। तो अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ना नोट्स को, अगर नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो बना लेना, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत आवश्यकता होती है पेपर में भी। और जो दूसरा है वो दाब परिवर्तन में प्रभाव। इसमें है, यदि हम ताप बढ़ाने पर सिलेंडर से गैस लेकर, सिलेंडर में फिर से देखते हैं कि इसे हम इरेज कर दे रहा हूँ, हट जा। तो चलिए ये पेन ले रहा हूँ। तो इसमें बोल रहा है कि दाब में परिवर्तन का प्रभाव। तो यदि हम तापमान बढ़ाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि तो इसे मान लीजिए कि ये थोड़ा, इसको हम पानी में गर्म करेंगे। इसी की मान लीजिए ये पानी है, ये मतलब इसमें पानी भरा हुआ है, इसको हम गर्म करेंगे। तो इसमें ये आग लग रही है ना, इसको गर्म करेंगे और इसका जो भाप बनेगा, हम उसको, ये क्या हो गया, इसका जो भाप रहेगा हम उसको किसी सिलेंडर में पैक कर लेंगे, मतलब कि भर देंगे। तो इसका जो भाप उड़ेगा इसे सिलेंडर में पैक कर लेंगे, भर देंगे इसमें। अब भरने के बाद ऊपर से अगर हम दाबेंगे, मतलब कि दाब लगाएंगे, संपीड़ित जैसे कि बोल रहा है दाब, अगर ऊपर से हम दाब लगाएंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, तो ये क्या इकट्ठा हो जाएगा, जो खाली स्थान है वह भर जाएगा। और ज़्यादा दाब लगाएंगे तो यह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो वही बोल रहा है, देखिए वही कर रहा है इसमें, ये प्रयोग में वही कर रहा है। देखिए दाब बढ़ाने पर तापमान घटता है, देखिए प्लस दाब बढ़ाएंगे और दाब बढ़ाएंगे तो तापमान घटेगा, तो गैस को द्रव में बदल जाएगा। ज़्यादा ताप बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। जो हम ताप बढ़ाएंगे तो गैस के कण नज़दीक हो जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, मैंने बताया था पिछले स्लाइड में कि यदि पानी है और पानी को हम बनाएंगे गैस, तो ये इसमें जाएगा और ऊपर से ताप लगाएंगे, दाब लगाएंगे, ऊपर से संपीड़ित करेंगे तो ये द्रव में बदल जाएगा। तो ये बोल रहा है, ये देखिए सोल्ट कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस को वापस गैस H2O, थोड़ा दिख नहीं रहा है, देखिए सोल्ड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस को वापस गैस H2O कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है, जैसे बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को ठंडा कर एक एटमॉस्फेयर तक रखना होता है। जैसे बता रहा है कि जो ये है कार्बन डाइऑक्साइड है वो ठोस से द्रव में बदल जाएगा, द्रव में बिना बदले वाष्प में बदल जाएगा। तो वही बोल रहा है। तो देखिए ड्राई आइस को इसमें बदल रहा है। अब अगला देखते हैं। दाब और ताप के प्रभाव से पदार्थ की 3 अवस्थाओं का
रूपांतरण इस प्रकार होता है। तो देखिए द्रव है, द्रव को संघलन करेंगे, अगर ठोस को संघलन करेंगे तो द्रव होगा, ठोस को संघलन करेंगे तो द्रव होगा, द्रव को वाष्पित करेंगे तो गैस होगा, द्रव को वाष्पित करेंगे तो गैस होगा, और गैस को ऊर्ध्वपातन करेंगे तो ठोस होगा। इसी तरह प्रक्रिया चलती रहती है। वाष्पीकरण, अब हम वाष्पीकरण पढ़ेंगे। एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ के सतह के फिर से पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी ताप पर वाष्प में बदलते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जो द्रव है, जो क्वथनांक मतलब कि इसको समझते हैं, जो मतलब कि ये देखिए, अगर इसको हम इसमें पानी भर के गर्म करेंगे तो इसमें क्वथनांक मतलब कि उबलने लगेगा, और उबलते उबलते और गर्म करेंगे तो ये भाप में बदलने लगेगा, वही करा वाष्पीकरण। सतह पर उपस्थित कण में उच्च गति ऊर्जा के कारण ये अन्य कणों की आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। इसी कारण यह वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने के कारण, जो वाष्पीकरण से प्रभावित करने का सतह क्षेत्र है। सतह क्षेत्र को बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जो देखिए, मान लीजिए छोटे से बर्तन में, से मान लीजिए ये छोटे से बर्तन है, इसका जो मुंह खुला होता है वह छोटा है, इसको हम गर्म करेंगे तो इसका वाष्पीकरण कम होगा, और इसको अगर सतह चौड़ा कर देंगे ऐसे, इसको हम गर्म करेंगे तो इसका वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ताप में वृद्धि, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ के कण की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, और तापमान भी बढ़ाएंगे तो इसका वाष्पीकरण ऊर्जा बढ़ जाएगा। आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ज़्यादा आर्द्रता कम वाष्पीकरण, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण कम होगा। वायुमंडल की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की गति भी बढ़ जाती है। अगर वायु गति बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की गति। वाष्पीकरण से शीतलता होता है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुए ऊष्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण में शीतलन हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। अगर हम हाथ में एसीटोन डालते हैं, हाथ में अगर एसीटोन लेंगे तो एसीटोन हमारे हाथ से वाष्प लेकर बदल जाएगी, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी, और इसी कारण हाथ शीतलन हो जाएगा। मतलब कि जो हाथ में एसीटोन लेंगे तो वह वाष्प में बदल जाएगा, और वाष्प में बदलेगा तो हमारे हाथ में शीतलन, कुछ ठंडा महसूस होगा, वही इसमें बोल रहा है। गर्म में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मी में पसीना अधिक होता है, और सूती कपड़े पानी से अधिक अवशोषित होने के कारण पसीना अवशोषित
करने के वायुमंडल में आसानी से वाष्पित कर लेता है। चूँकि वाष्पकरण से शीतलन होता है। अगर गर्मी में सूती कपड़े से आराम मिलता है। जो अगर गर्मी में आप देखते हैं कि हम सब सूती कपड़े पहनते हैं, क्योंकि अगर सूती कपड़े पहनेंगे, से मान लीजिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अच्छा, गर्मी में हम सब सूती कपड़े पहनेंगे। सूती कपड़े इसे पहनते हैं कि वह पसीना को सूती पानी को अवशोषित कर लेता है और हमारे पसीना भी उसमें सूख जाता है, अवशोषित करता है और वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है और वायुमंडल में आसानी से वह वाष्पन हो जाता है। वही बोल रहा है। अगला देखते हैं। गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में गर्मी में अक्सर लोग मैदान में पानी छिड़कते हैं। यह पानी मैदान में ऊष्मा जैसे गर्मी को प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है और जगह ठंडा रहता है। जैसे आप कभी कभी गर्मी में देखते होंगे कि कुछ लोग मैदान में पानी छिड़कते हैं। वह इसलिए पानी छिड़कते हैं कि वहाँ पर जो कि धूप से वहाँ गर्मी उस जमीन अवशोषित कर लेती है। वह पानी पड़ते ही वह वाष्पन में बदल जाएगी। तो पानी अगर वाष्प में बदल जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, तो वाष्पीकृत बन जाएगा, तो फिर ये जगह ठंडा हो जाएगा, उस जगह ठंडा हो जाएगा। वह इसमें बोल रहा है। यह देखिए कुछ मैं इसमें प्रश्न डाल दिया हूँ। तो इन सबको आप अपने घर पर प्रयास करना और अगले वीडियो में हम सब एनसीईआरटी क्वेश्चन लाएंगे। ये इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसे देख लेना। और अगले वीडियो अगली वीडियो इसी का एनसीईआरटी जो कि एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जो कि एक्सरसाइज दिया होता है, वह सब हम हल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।